Hi, hello everyone. So today we are going to start with chapter number 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है. 67% और 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है जी, जो मोस्ट ऑफ द फूड जो हम खाते हैं वो प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, स्पाइसेस, कॉफ़ी, ये सब एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. अब एग्रीकल्चर के इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब इन फार्मिंग के टाइप्स को हम समझेंगे. एग्रीकल्चर बहुत समय से परफॉर्म की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में. कल्टीवेशन मेथड्स चेंज हुए हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ. जैसे कि फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, इनको देखते हुए हमारी कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस चेंज हुई है. फार्मिंग सब्सिस्टेंस से लेके कॉमर्शियल टाइप की होती है. अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह की फार्मिंग सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं. सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये जो फार्मिंग है ये कुछ कुछ पार्ट्स में होती है इंडिया के. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो है, ये स्मॉल छोटे छोटे पैचेस पे होता है, ठीक है. इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो हो गया, देन आपकी डिगिंग स्टिक्स हो गई, दाव हो गया, इन सब चीज़ों के साथ. ये डिपेंड करता है मॉनसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे और सूटेबिलिटी की, एनवायरनमेंट कैसा है, क्रॉप्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है जी. इसमें जो लेबर होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, ज़्यादातर जो लेबर काम करती है वो फैमिली के खुद के लोग ही होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है जी, फार्मर्स जो होते हैं वो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, उस पे सीरियल्स लगाते हैं, उस पे फसल उगाई जाती है अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए. जब उस पैच की, उस टुकड़े की ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स क्या हो जाता है, दे शिफ्ट टू अनदर पैच, ठीक है. और ये मान के कि भाई जब कुछ सालों के तक हम इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, खाली छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी फर्टिलिटी नेचर के द्वारा इस ज़मीन की खुद ही वापस आ जाएगी, ठीक. स्लैश मीन्स दे यूज़, एंड जो बचता है उसको वो बर्न कर देते हैं ताकि वो जो चीज़ें बर्न करके उसमें ज़मीन में खुद ही मिक्स हो जाएंगी और वो मैन्योर्स का काम करेंगी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े की फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है जी. सो थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये लो होती है क्योंकि फार्मर जो है वो कोई भी फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं करते. अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में इनके अलग अलग नाम हैं. झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, पमलाऊ मणिपुर में, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में और अंडमान एंड निकोबार में. झूमिंग द शिफ्टिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको. वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे हायर क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है. मिल्पा इन मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में, उसके बाद कनुको वेनेजुला में, रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम. इन इंडिया इस फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बेवार या दहिया बोला जाता है, ठीक है. इन मध्य प्रदेश, पोड़ू और पैंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी और कुमान और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वल्लरे और वाल्तरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, आपको लर्न भी करने पड़ेंगे बिकॉज एग्जाम में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है जी. सो एक ये दिया हुआ है आपको बॉक्स, ठीक है, इसमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है झूमिंग एग्रीकल्चर को. नाउ इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरियाज जो होते हैं, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं, इरिगेशन डाली जाती है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके. Though the right of inheritance leading to division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from limited land and in absence of alternative source of livelihood, there is enormous pressure on agricultural land. क्योंकि इनहेरिटेंस का राइट है, पूर्वजों से आगे आगे जो ज़मीन मिलती है, ठीक है. इनहेरिटेंस के राइट के अंडर ही राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने इनहेरिट किया ये किसी चीज़ से, मैंने इनहेरिट किया मतलब मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है. तो इससे क्या हो जाता है, लैंड होल्डिंग का साइज अनइकोनॉमिकल हो जाता है. फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास आया तो छोटा सा ही टुकड़ा, ठीक है, उसी से वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो.
उसके बाद आता है जी कॉमर्शियल फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या हो जाता है, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, HYV सीड्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। राइस कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, पर ओडिशा में या उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन दीज एरियाज। ठीक है जी। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है लार्ज एरिया में। प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसमें लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, कैपिटल इंटेंसिव मीन्स इसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, जो एक काम के तलाश में जब आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन एटसेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। टी असम में और नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटका में इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। सिंस इनकी प्रोडक्शन जो है इज़ मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मार्केट्स की डेवलपमेंट में। सो हे यू कैन सी बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, क्रॉपिंग पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, लेट अस स्टडी इट नाउ। So now let us start with cropping pattern. You have studied that the physical diversities and plural cultures of एक second. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. ठीक है, ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी दिखते हैं। तो फटाफट हम पढ़ेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स कैसे कैसे। राबी क्रॉप्स जो होती है उनको विंटर में सो किया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और उनको हार्वेस्ट करते हैं समर में। सम इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर, ये आपको नाम याद रखने हैं जी। देन थ्रू दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। प्रेसिपिटेशन जो होती है, ठीक है जी, सर्दियों में बारिश जो होती है, ड्यूरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू विंटर टेम्परेट साइक्लोन्स, ये सक्सेस में हेल्प करती हैं इन क्रॉप्स की बढ़िया बनाने में। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अबव मेंशन राबी क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प किया था। नाउ मूविंग ऑन टू खारिफ क्रॉप्स। ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून में आती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस सीज़न में होती हैं, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब होती हैं। और सम ऑफ इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, आपको याद रखना है जी, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। ठीक है, पर्टिकुलरली द कॉन्कन कोस्ट जो है along the UP and Bihar, along with UP and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. Paddy हम बोलते हैं धान को। In states like Assam, West Bengal and Orissa, 3 crops of paddy are grown in a year. इनके प्लीज़ नाम याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एक मार्क में ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, औस, अमन एंड बोडो। इन बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन, जिसको हम जैद सीजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जी? वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये जितने भी मेलन वेलन है ये सब इसी के होते हैं। कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। शुगर केन ऑलमोस्ट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। अभी याद रखिएगा, ठीक है, ये कई बार पूछे जा सकते हैं। नाउ मेजर क्रॉप्स, अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उनकी वेरिएशंस पे कौन सी वेरिएशन फैक्टर्स? सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी फसलें हैं जी? राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट। अब देखिए, राइस क्या है? स्टेपल फूड, खाए जाने वाला। ठीक है जी। हर कंट्री, हमारी जो देश है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। खारिफ क्रॉप है, इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। हाई ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल अप टू 100 सेंटीमीटर्स, जहाँ पे कम बारिश है,
ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो होता है, पर वहाँ पे इसकी इरीगेशन बड़ी अच्छी करनी पड़ती है। हेयर यू कैन सी, ठीक है, पूरा गीला गीला होता है जी ये। राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, यहाँ पे हार्वेस्टेशन के लिए रेडी है। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे हम देख रहे हैं राइस की प्रोडक्शन, मेजर एरिया और माइनर एरिया यू कैन सी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, हेयर, इधर। Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal area and deltic region. ठीक है जी। Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible. जहाँ पे कम बारिश होती है ना, वहाँ पे इसको इरिगेट बहुत करना पड़ता है। ठीक है जी, अब इसकी स्टेट्स देख लेंगे। देन अब आते हैं वीट पे। वीट क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस क्रॉबी क्रॉप्स रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, ठंडी चाहिए होती है इसको। ठीक है जी। एंड ब्राइट सनशाइन, जब ये पकता है ना तो इसको सनशाइन अच्छी चाहिए होती है। रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स, कौन कौन सी है? गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सोयल रीजन ऑफ द डक्कन, डेक्कन जिसको आप बोलते हैं। स्टेट्स कौन कौन सी है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अब आता है जी बाजरा। मिलेट्स में आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है। उसके बाद इनको कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। रागी जो है आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रफेज के लिए। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज़ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, जहाँ पे इरिगेशन अच्छी होती है। ज्वार जो है वो, ज्वार के लिए इरिगेशन अच्छी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। रेन फेड क्रॉप है ये, मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज। और ज़्यादातर स्टेट्स कौन कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बाजरा पे। बाजरा कौन सी सॉइल पे होता है जी? सैंडी सॉइल पे, शैलो ब्लैक सॉइल पे। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी क्रॉप है ड्राई रीजन्स की, और रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल पे होती है। ठीक है जी। रागी की स्टेट्स कौन कौन सी है? कर्नाटका। ठीक है जी। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। लेट्स गो फॉर इट्स क्विक रिवीजन अगैन। बाजरा सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल पे, रागी ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल पे। ठीक है जी। रेड, ब्लैक, शैलो ब्लैक और लोमी सॉइल पे रागी। ठीक है जी। रागी होती कौन कौन सी स्टेट्स पे? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। जबकि बाजरा कहाँ कहाँ पे होता है? यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेज़ पे। क्रॉप कौन सी है ये? जो फूड और फोडर दोनों की है। खारिफ क्रॉप है। टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री। एलुवियल सॉइल में अच्छी होती है। बिहार में मेज़ जो है उगाई जाती है राबी सीजन में भी। और HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इससे इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये वीट का आप मैप देख सकते हैं। मेजर एरिया हेयर, यहाँ, ये माइनर एरिया यहाँ पे। ठीक है। अगर आप देखेंगे यहीं तक, यहीं तक। ठीक है। उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। हेयर, हेयर। सो ये वीट प्रोड्यूसिंग है। चलते हैं जी आगे। पल्सेस दालें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है दालों का। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस ग्रोइंग, कौन सी ग्रोन है? अरहर, तुअर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, मटर और ग्राम। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सी खारिफ है कौन सी राबी है? पल्सेस को मॉइस्चर कम चाहिए होता है, ड्राई कंडीशंस में भी हो जाती है। लेगुमिनस क्रॉप्स हैं ये क्रॉप्स, एक्सेप्ट अरहर, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। अरहर नहीं करती, बाकी सारी की सारी नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, इसीलिए रोटेशन में उगाई जाती हैं और क्रॉप्स के साथ उगा दी जाती हैं। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका।
शुगर केन, गन्ना। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है जी इसको 75 से 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। और इसको अलग अलग तरह के सॉइल्स पे उगाया जा सकता है। मैनुअल लेबर चाहिए होती है इसको उगाने से लेके काटने तक। है यू कैन सी गन्ने की फसल। देन ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जी शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। पहला कौन है? ब्राज़ील। मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं, खांडसारी, मोलासेस। ठीक है, मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स, वो सीड्स जहाँ से ऑयल भी निकलता है। ठीक है जी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है जी। रेप सीड प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनाडा और चाइना के बाद इन 2015। डिफरेंट ऑयल सीड्स जो उगाए जाते हैं आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन कंट्री आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम, तिल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब ये जितने भी हैं इनमें से मोस्टली एडिबल हैं, खाने में यूज़ होते हैं। तो और प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स जो दवाइयाँ बनती हैं उसके लिए, साबुन और ये जो क्रीम व्रीम बनती है उन सब में मोस्टली ये ऑयल्स यूज़ होते हैं। ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप है। हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जो है वो इसी में से निकल जाते हैं। गुजरात इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु। 2015-16 के डेटा। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स है। सिसम जो है, तिल जो है वो खारिफ क्रॉप है इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ इन राबी एंड खारिफ। एज ये राबी और खारिफ दोनों का काम कौन करता है? कैस्टर ऑयल। तो याद रखिएगा कैस्टर सीड जिसको बोलते हैं कि नेम ऑयल सीड विच एक्ट्स एज बोथ रबी एंड खारिफ क्रॉप। सो ऑयल सीड कौन सा हो जाएगा? वो आपका कैस्टर सीड हो जाएगा। टी, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बेवरेज क्रॉप मतलब पीने वाली है। उसके बाद द ट्री प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स, ठीक है, अगर बारिश हो जाएगी तो इससे टेंडर लीव्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पे मजदूरों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। उसके बाद मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जब जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है जी। इन 2015 इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का चाइना के बाद। कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी जो है वो दुनिया में जानी जाती है अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए। अराबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ये वेराइटी ग्रेट डिमांड में है। इनिशियली इसकी कल्टीवेशन was introduced in Baba Buddhist Hills and today cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. I hope this is clear. Now moving on to horticulture crops. India सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का चाइना के बाद 2015 में। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नागपुर के ऑरेंजेस, चेरापूंजी के नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजेस। बनानास केरला के, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची और गवावा उत्तर प्रदेश और बिहार का। पाइनएप्पल्स मेघालय के, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल के। पूरी दुनिया में डिमांडेड फ्रूट्स हैं हमारे। ठीक है जी। इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर और अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब नॉन फूड क्रॉप्स जो होती हैं, सबसे पहले मैं आपको जूट करवाऊंगी। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ये ड्रेन्ड, जो अच्छी ड्रेन्ड सॉइल होती है उस पर भी, फ्लड प्लेन्स की, और जो सॉइल्स रिन्यू होती हैं हर साल जहाँ फ्लड प्लेन से, वहाँ पे भी अच्छी उगती है। ठीक है जी। रिपीटिंग अगैन, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट की बात हो रही है। जूट ग्रोज वेल ऑन
अच्छे से कहाँ पे होती है ये, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे। फ्लड प्लेन्स, बार बार बाढ़ आती है, रिन्यू हो जाती है सॉइल, वहाँ पे ये अच्छे से उग पाती है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स। इसी की हाई कॉस्ट के कारण ये मार्केट लूज कर रही है, बिकॉज जूट के रिप्लेसमेंट में सिंथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स आ रहे हैं। सो इट वाज अबाउट जूट। नाउ कमिंग ऑन टू रबर, ये एक फाइबर क्रॉप है, ठीक है। जूट इज़ अ फाइबर क्रॉप। नाउ फाइबर क्रॉप होती क्या है? फाइबर क्रॉप होती है जी जहाँ से हम धागे वागे का काम हो सकता है, फाइबर का काम हो सकता है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम, ये जो 3 है ये डिराइव कहाँ से होती हैं? फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। जबकि हमारा जो सिल्क है, नेचुरल सिल्क जो है, ये सिल्क वर्म से आता है जो ग्रीन लीव्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। स्पेशली मलबरी जो है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। याद रखेंगे सेरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है जी। सो सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर थ्रू सिल्क वर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 3 सॉइल से आती है, ये कॉटन, जूट और हेम्प। कॉटन क्या है? ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, इंडिया को बोला जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन कहाँ पे होती है जी? ब्लैक कॉटन सॉइल of Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunlight for its growth. ठीक है जी। और ये है कौन सी क्रॉप है? इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर। कौन कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए आगे। So it was about cotton, it was about jute. Now moving on to rubber. Rubber आपके बुक में ना एक ही नॉन फूड क्रॉप है विच इज़ रबर, दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर एक आध और होती तो दे वुड हैव बीन लाइक कि हाँ उस पर नहीं आ सकता। तो अब हमें रबर तो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ द ओनली क्रॉप विच इज़ नॉन फूड, सो इसको कर लेंगे। इक्वेटोरियल क्रॉप है जी ये, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे भी उगाया जा सकता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर्स। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। इट वॉज मैंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टाइज इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसके यूजर्स जो है लैंड के, सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हिंडर्ड क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। Now, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country ये मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। पर कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आने ज़रूरी हैं, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, उसके बाद आपका कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इनको प्रायोरिटी दी गई थी ताकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ सके, ठीक है जी। लैंड रिफॉर्म जो था वो मेजर एक आस्पेक्ट थी, एक फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। याद रखेंगे व्हाट वाज द मेजर फैक्टर या व्हाट वाज द मेजर की एरिया फॉर एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इट वाज लैंड रिफॉर्म। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हैज़ ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है बंटना, डिवाइड होना। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैव erected but implementation was lacking or lukewarm, कम थी। Government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 70s. Green Revolution based on use of packaged technology and White Revolution, Operation Flood,
ये इंपॉर्टेंट है जी। वर सम ऑफ स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, पर इससे भी क्या हुआ, कुछ सिलेक्टेड एरियाज पे ही डेवलपमेंट हुई। देयरफॉर 80s और 90s में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जिसमें क्या आया, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसमें क्या था, प्रोविजन फ्रॉम क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, क्रॉप इंश्योरेंस हो गई जी, अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, आग लग गई, डिजीज हो गई, ठीक है, इसके अगेंस्ट फिर प्रोटेक्शन मिल जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आए ग्रामीण बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई, बैंक्स आए, लोन फैसिलिटीज़ दे देती थी फार्मर्स को लो रेट पे। फिर आया किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई थी फार्मर्स के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस रेडियो और टीवी पे। गवर्नमेंट ने एमएसपी भी इंट्रोड्यूस कर दी, अनाउंस कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इन केस किसी की क्रॉप फेल हो जाती है या क्रॉप नहीं बिकती है किसी भी रीज़न से, तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे खरीदेगी ज़रूर, ठीक है, मतलब उनकी फसल बिक जाएगी, ठीक है जी। रेमनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक एक्सप्लॉयटेशन, ताकि फार्मर्स जो है वो एक्सप्लॉयट ना हो जाए, ठीक है जी। अब भूदान ग्रामदान, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे उनका स्पिरिचुअल हायर। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोटायर्स ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। गांधी के मार्टरडम के बाद विनोबा भावे जो थे, ठीक है जी, इन्होंने पद यात्रा की कि गांधी जी के मैसेज को स्प्रेड किया जाएगा। वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑट पंचपली पोचामपली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स ने बोला कि हमें कोई ज़मीन दे दो ताकि हमारा भला हो सके। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू गवर्नमेंट, कि हम अभी तो कुछ नहीं बोल सकता पर मैं पक्का गवर्नमेंट से बात करूंगा। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड, कि इनको 80 लैंडलेस विलेजेस में दे दो। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज widely all over India. Since zamindars, owners of many villages, offer to distribute some villages among the landless, इसको बोला गया ग्राम दान, जिन्होंने अपने गांव को बांट दिया। बहुत सारों ने क्या किया कि पुअर फैमिलीज को अपनी ज़मीन दे दी। ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट थी विनोबा भावे ने इंट्रोड्यूस की थी, इसको बोला गया था ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अब आया एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में। एग्रीकल्चर को बोला गया बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इसका शेयर जो जीडीपी में है वो बहुत बढ़िया था, पर अब डिक्लाइन हो रहा है 1951 के बाद। 2010 और 11 में अबाउट 52% ऑफ वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड, ठीक है जी। Declining share of agriculture in GDP is matter of serious concern because any decline or stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of economy. Considering importance of agriculture in India, government has made concerned efforts. ठीक है, establishment of ICAR Indian Council of Agricultural Research, agricultural universities, veterinary services, animal breeding centers, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेट्रोलॉजी की फील्ड में। मेटीरोलॉजी क्या करती है, ये आकाशवाणी जो होती है, वेदर फोरकास्ट, वर गिवन प्रायोरिटीज टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडियन एग्रीकल्चर को भी। अपार्ट फ्रॉम दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना था, ये एक सीरियस कंसर्न था। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सस्ते फर्टिलाइजर्स देने वो डिक्रीज किए गए, ठीक है, इसी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। मोर ओवर है, यू कैन सी इट इसमें, ठीक है, ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है। मोर ओवर इम्पोर्ट ड्यूटीज जो थी वो रिड्यूस की गई, ठीक है। इट वॉज डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि इनको लग रहा है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट ग्रोइंग, सो फार्मर्स जो है अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं एग्रीकल्चर से। इससे क्या हो रहा है जी, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन होता है आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स जब इंडिया में आए,
वो भी ग्लोबलाइजेशन था। इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया गया अलग अलग कंट्री के अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। और फार्मर्स जो साउथ इंडिया के थे उनको प्रेशराइज किया जाता था कि आप इन क्रॉप्स को उगाओ। आज के समय में भी ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड ब्रिटिश, और अल्टीमेटली कॉटन जो था वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ब्रिटेन में एज रॉ मटेरियल। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है कि चंपारण मूवमेंट जो 1917 में हुई थी बिहार में, ये इसीलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि फार्मर्स जो थे उस रीजन को, उनको बोला जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि उनको इंडिगो ग्रो करना है। ठीक है जी, क्योंकि ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिगो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल था। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, तो वहाँ पे नहीं उगती थी। ग्लोबलाइजेशन के अंडर 1990 में और उसके बाद फार्मर्स जो थे इंडिया के, उनको नए चैलेंजेस आए। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो compete नहीं कर पाए। ठीक है, सी हियर, वर नॉट एबल टू compete विद द डेवलप्ड नेशंस, जो डेवलप्ड नेशंस थे उनके साथ compete नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है उनकी कंट्रीज़ में। हमारे देश में तो सब्सिडी भी हटा दी गई थी। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। एग्रीकल्चर को सुपर प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, बहुत ज़्यादा वादे किए थे, बट आज के समय में क्या हो रहा है? ठीक है, इट इज़ बीइंग अलेज्ड दैट इट हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ हुआ, ड्राइंग एक्वीफायर्स का यूज़ हुआ, ठीक है, जिससे डाइवर्सिटी क्या हुई, वैनिश हुई, खराब हुई। द की वर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ रिकोगनाइज्ड एज पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग पढ़ते हैं ना, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो ऑर्गेनिक खरीदना है। तो व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वोग में है बिकॉज इट इज़ प्रैक्टाइज्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर अगर वो फूड क्रेन्स को ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर पॉपुलेशन एज राइजेस। A few economists think that Indian farmers have bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 833 मिलियन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, जो डिपेंड किस पे करती है? 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। पॉपुलेशन 833 मिलियन, लैंड कितनी है? 250 मिलियन। ठीक है, so it is a problem. Indian farmers should diversify their cropping pattern. This will increase income, reduce environmental degradation. ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, ठीक है, जैसे जोजोबा, जेट्रोफा, इनको कम इरिगेशन चाहिए, तो इंडिया इनको उगाए ज़्यादा, तो इट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिशियल थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्रॉप को जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पे उगा देते हैं उसको कौन सा एग्रीकल्चर बोलते हैं? सो द आंसर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस वे देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, इन सबको कीजिए। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज पुट देयर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सोन एज पॉसिबल। स्टे लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। एग्जाम्स आर ऑन द हेड नाउ।